Assalamu alaikum. My name is Dr. Hifsali and I'm working as a physiotherapist at Global Special School for Child Development. Today my topic of discussion is stroke. स्ट्रोक जो है बेसिकली वो मेडिकल इमरजेंसी है जिसे ब्रेन अटैक भी कहा जा सकता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, पैरालिसिस और नमनेस हो सकती है। पैरालिसिस जो है मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसमें पेशेंट की एक साइड इन्वॉल्व होती है, वेदर इट इज़ लेफ़्ट और राइट साइड, जिसमें आर्म, फेस एंड लेग इन्वॉल्व होती है। उसके बाद पेशेंट को जो है वो बोलने में बहुत मुश्किल हो सकती है क्योंकि फेस का जो है वो वन साइड जो ड्रॉप हो जाता है और समझने में भी बहुत मुश्किल हो सकती है। विजुअल डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें पेशेंट अपनी एक आंख से या फिर दोनों आंखों से नहीं देख सकता, ब्लड विजन हो जाती है। उसके बाद स्वेयर सडन हेडेक हो सकता है। इस सेवेरिटी की वजह से पेशेंट जो है वो उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है और अनकॉन्शियस भी हो सकता है। उसके अलावा वॉक करने में मुश्किल हो सकती है क्योंकि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, लॉस हो जाता है क्योंकि एक साइड इफेक्ट होती है और एक साइड से पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर सकता। उसके बाद इसके कॉजेज़ की बात की जाए तो उसमें दो कॉजेज़ आ जाते हैं जिसमें इस्कीमिया और हैमरेज है। समटाइम्स टीआई भी हो सकता है जिसको ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहा जाता है। इस्कीमिया में ये होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है बेसिकली स्ट्रोक की। ये तब होता है जब ब्रेन की ब्लड वेजल्स या तो ब्लॉक हो जाती हैं या फिर नैरो हो जाती हैं और ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है। इसके बाद हेमरेजिक स्ट्रोक की बात की जाए तो उसमें ब्लड वेजल जो है वो रप्चर हो जाती हैं। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? बीपी कंट्रोल नहीं हो सकता तब, कोई कार एक्सीडेंट या ट्रॉमा हो जाता है तब, और ओवर ट्रीटमेंट विद ब्लड थिनर्स जिसमें एंटीकोगुलेंट आ जाते हैं और प्रोटीन डेपोजिशन इन ब्लड वेजल्स। उसके बाद हम ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक की बात करें तो ये मिनी स्ट्रोक भी कहा जाता है। ये 5 to 25 मिनट्स तक होता है। टेम्प्रेरी लॉस होता है, ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाती है ब्रेन की तरफ। इसके रिस्क फैक्टर्स में दो चीज़ें आ जाती हैं जिसमें लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स होते हैं और मेडिकल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स में फिज़िकली इनएक्टिव, ओबीज, उसके बाद इलीगल ड्रग यूज़ जिसमें कोकेन आ जाता है, मैथाम्फेटामिन आ जाती है। मेडिकली रिस्क फैक्टर्स में हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रोल, हार्ट फेलियर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ आ जाती हैं। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज करके रेगुलरली अपने कोलेस्ट्रोल को मेंटेन रख के सर्टेन मेडिकेशंस दी जाती हैं उसके लिए, बीपी को कम करके, और अगर हम अपनी डाइट प्रॉपर लें, उसमें हम वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें, सर्टेन मेडिकेशंस जो हैं जिसमें एंटी प्लेटलेट, एंटीकोगुलेंट्स आ जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका ट्रीटमेंट है फिज़िकल थेरेपी क्योंकि फिज़िकल इम्पेयरमेंट है, फिज़िकल डिसेबिलिटी हुई होती है, पैरालिसिस हुआ होता है जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो मूव नहीं कर सकता। तो फिज़िकल थेरेपी जो है इसमें बहुत रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जिसमें सबसे पहले तो हम पेशेंट को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी कहा जाता है, जिसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम बैलेंस ट्रेनिंग करवाते हैं पेशेंट को। पहले पेशेंट को बैठना सिखाते हैं, अगर उसकी सिटिंग अचीव हो जाती है फिर हम स्टैंडिंग की तरफ जाते हैं। गेट ट्रेनिंग करवाई जाती है उसको अंडर ऑब्जर्वेशन। जो आपका प्रैक्टिशनर है वो आपको गेट ट्रेनिंग करवाएगा, कोऑर्डिनेशन करना बताएगा, बैलेंस ट्रेनिंग दी जाती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, स्प्लिंट की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें हम ऑर्थोसिस